हाँ जी। हमारा 12th क्लास का एक टॉपिक चल रहा था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हमने सबसे पहले रोगों की शुरुआत की थी और पिछली क्लासों में हमने रोगों के ऊपर चर्चा की थी। आज बचे हुए रोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसमें हम सबसे पहले आज देखो, मैंने शुरुआत में बताया था कि इस टॉपिक में कुछ रोग आपको पढ़ने हैं जो बैक्टीरियाओं के द्वारा होते हैं, कुछ रोग पढ़ने जो आपको वायरस के द्वारा होते हैं, कुछ रोग पढ़ने आपको जो कृमियों के द्वारा होंगे, और कुछ रोग पढ़ने आपको जो कवक के द्वारा होते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लासों में हमने बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों के ऊपर चर्चा की थी। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं या जो आज हमारे रोग रहेंगे वो कृमि के द्वारा होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से रोग हैं जो कृमियों के द्वारा होते हैं, रोग कारक का नाम क्या है, कौन से अंग प्रभावित होंगे, क्या लक्षण रहेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक रोग जिसका नाम है फाइलेरियसिस रोग। ठीक है। तो देखिए, पहला रोग है फाइलेरियसिस रोग। फाइलेरियसिस रोग, ये जो रोग है ये कृमियों के द्वारा होता है। और कौन से कृमि है जिसके द्वारा ये रोग होता है? तो ये रोग होता है बुचरेसिया, बुचरेसिया ब्रैकोफटाई। इस कृमि के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है। फाइलेरियसिस रोग होता है ना, ये कृमि के द्वारा होता है। और एक कृमि, कौन सा कृमि? बुचरेसिया ब्रैकोफटाई के द्वारा ये रोग होता है, मतलब ये इसका रोग कारक है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं वाहक, ये रोग कैसे फैलता है, फैलता कैसे है? तो वाहक की बात करें तो मच्छर होते हैं ना जितने भी, जैसे मादा मच्छर, मादा मच्छर, एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स, व मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये इस रोग के वाहक होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? फिर ये अगर रोग हो गया फाइलेरिसिस, तो ये हमारे शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करेगा? तो आपने 11th क्लास में एक रक्त वाले टॉपिक में नाम सुना होगा, लसिका वाहिनिया, और एक शब्द आता है लसिका ग्रंथियां, उनको ये प्रभावित करता है। तो इसके द्वारा प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? प्रभावित अंग किसको ये प्रभावित करता है? प्रभावित अंग में एक तो आएगी लसिका वाहिनियां, लिम्फ कहते हैं लसिकाओं को, वाहिनियों को कहते हैं वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। एक तो लसिका वाहिनियों को प्रभावित करेंगे और एक लसिका ग्रंथियों को यानी लिम्फ ग्लैंड को प्रभावित करेंगे। लसिका ग्रंथियों को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है। फिर अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये रोग हो गया है, फाइलेरियसिस रोग हो गया है, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखेंगे आप तो देख सकते हो। लक्षण में क्या क्या होंगे? तो पहला लक्षण आता है, मैं आपको एक बार बता दूं कि शरीर के जो भाग होते हैं, हाथ हो चाहे पैर हो, इनके अंदर सूजन आने लग जाती है, फूल जाते हैं, शरीर जगह जगह से फूल जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। जो जनन अंग होते हैं उन जनन अंगों में विरूपता आ जाती है, जनन अंग फूलने लग जाते हैं, और बुखार भी होता है। तो इसके लक्षण क्या है कि शरीर का जगह जगह से फूल जाना, शरीर का जगह जगह से फूल जाना, मतलब आप बड़े हो जाओ, फूल जाओगे, मोटे हो जाओगे, जगह जगह से फूल जाना। दूसरा लक्षण हो सकता है कि हाथ और पैर फूल जाए, हाथ व पैरों का फूल जाना। फूल जाना। तीसरा आता है कि जो जनन अंग होते हैं, जनन अंगों में विरूपता आ जाती है, जनन अंगों में विरूपता आ जाती है, विरूपता का आना। और चौथा लक्षण दिखेगा आपको, बुखार आएगा, फीवर। ठीक है।
तो ये बात आपको फाइलेरियसिस में याद रखनी है। अभी बचाव भी पढ़ेंगे और इसका एक दूसरा नाम है हाथी पांव रोग या एलिफेंटेसिस रोग, इसी का नाम है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए फाइलेरियसिस रोग होता है, ये कृमि के द्वारा होता है। कौन से कृमि के द्वारा होता है? तो ये बुचरेसिया ब्रेकोफटाई एक कृमि है जिसके द्वारा ये रोग होता है। इसके वाप हो सकती है मच्छर। कौन कौन से मच्छर? मादा मच्छर, एंडीज मच्छर, क्यूलैक्स वो मादा एनाफ्लीज मच्छर। किसको ये प्रभावित करता है हमारे शरीर में? तो ये लसिका वाहिनियों को यानी लिम्फ वेसल्स को और लिम्फ ग्लैंड को यानी लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये रोग हो गया तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखेंगे आपको? तो शरीर का जगह जगह से फूल जाना, उसका शरीर में सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा। हाथ और पैर का फूल जाना, जनन अंग हो गए, उन जनन अंगों में विरूपता आ जाएगी। और क्या होगा? तो और होगा इसमें बुखार। ठीक है, अब रोग तो हो गया तो बचाव भी करना चाहिए। तो बचाव के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो इसके बाद क्या है? मच्छर। तो अपने आसपास क्षेत्र में या अपने आसपास जगह पर मच्छरों को फैलने नहीं दे, पनपने नहीं दे। ठीक है, तो ये आप इसका बचाव कर सकते हो। फिर इस फाइलेरियसिस रोग को आप हाथी पांव रोग या एलिफेंटेसिस रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, इसी का दूसरा नाम है हाथी पांव रोग। ठीक है, हाथी के पांव की तरह आपका शरीर फूल जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे याद रख लेना। तो बचाव के लिए क्या करेंगे? पहले तो बचाव के लिए क्या करेंगे? अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देवे। ठीक है, पहला बचाव ये करेंगे। फिर आप नोट लगाकर एक चीज और लिखेंगे, इसी रोग का दूसरा नाम है, इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं, हाथी पांव रोग। ठीक है, एलिफेंटेसिस रोग इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो जो ये फाइलेरियसिस या हाथी पांव रोग होता है ना, ये बुचरेसिया ब्रेकोफटाई नामक एक कृमि के द्वारा होता है और उस कृमि की लंबाई होती है लगभग 40 से 80। ठीक है, ये भी याद रखना, 40 से 80। तो ये एक रोग पूरा हुआ है फाइलेरियसिस। अभी दूसरा रोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्केरियसिस। वो कैसे होता है, क्या होता है? तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर एक शुरू करते हैं नेक्स्ट रोग एस्केरियसिस। ठीक है, चलो हम अब एक और रोग ले रहे हैं। देखो ये दोनों ही रोग कृमि के द्वारा हो रहे हैं, जबकि इसके पहले जितने भी हमने रोग पढ़े थे वो बैक्टीरिया से थे मोस्टली, और एक जो सामान्य जुकाम था वो वायरस के द्वारा हो रहा था। बाकी जितने भी रोग पढ़े वो सारे के सारे बैक्टीरिया के द्वारा हो रहे थे। आज जो ये दो रोग पढ़ रहे हैं, एक तो फाइलेरियसिस और एक है एस्केरियसिस, ये दोनों कृमि के द्वारा होते हैं। और लास्ट में हम एक रोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा दाद, वो एक कवक के द्वारा होगा। ठीक है, तो दूसरा रोग आता है एस्केरियसिस। ये जो एस्केरियसिस रोग है ये भी एक कृमि के द्वारा होता है। तो उस रोग कारक का नाम बात कर रहे हैं हम। रोग कारक क्या है इसका? तो इसका रोग कारक है एस्केरिस लुब्रिकोइडिस, एस्केरिस लुब्रिकोइडिस। ठीक है, एस्केरिस एस्केरिस लुब्रिकोइडिस, इसको आप कहते हो गोल कृमि। ठीक है, तो ये गोल कृमि राउंड वर्म के द्वारा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? एस्केरियसिस। एस्केरियसिस रोग है ना, इस रोग का रोग कारक एस्केरिस लुब्रिकोइडिस है। इस एस्केरिस लुब्रिकोइडिस को आप गोल कृमि भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो रोग है, इस रोग का वाहक क्या है? तो इस रोग का वाहक है संक्रमित भोजन व जल में इसके निषेचित अंडे, इसके फर्टिलाइज एग, ये इस रोग का वाहक है। ठीक है, जैसे फाइलेरियसिस रोग का वाहक थे मच्छर थे, इस रोग का वाहक है जो भोजन है, संक्रमित भोजन, और जो जल है उसके अंदर जो निषेचित अंडे होते हैं इस गोल कृमि के, वो इसके वाहक होते हैं। ठीक है,
फिर इस रोग से कौन सा अंग हमारे शरीर को प्रभावित, ये रोग हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तो प्रभावित अंग में मोस्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। और पाचन तंत्र में भी ये किसको मोस्टली प्रभावित करता है? तो छोटी आंत्र को। इस रोग से छोटी आंत्र प्रभावित होगी, ठीक है। और छोटी आंत्र किसका भाग है? पाचन तंत्र का, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये रोग हो गया, उस व्यक्ति के अंदर आपको लक्षण क्या दिखेंगे? तो देखिए, लक्षण में सिर दर्द रहेगा, अपच रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, पेट दर्द रहेगा, उल्टियां होगी। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। देखो, पेट दर्द होना, उल्टियां होना, सिर दर्द होना, अपच होना, आंत्र में जलन होना, आपके इंटेस्टाइन में जलन होगी, आंत्र में जलन होना, और लक्षण दिखेंगे इसमें ज्वर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं, ठीक है। अब रोग हो गया है तो बचाव के लिए क्या करेंगे? तो बचाव के लिए क्या करेंगे? पहले तो देखो, वह क्या है? संक्रमित भोजन व जल में इसके निषेचित अंडे, ये इसके भाग है। तो इसका मतलब है कि जो आप पानी पी रहे हो उसको उबाल कर या छान कर पिए, और भोजन साफ सुथरा करें, ठीक है। ये इसके बचाव है, समझ रहे हो आप? तो बचाव में दूषित भोजन का सेवन नहीं करना है आपको, और जल को उबाल कर व छान कर पीना है। ये इस रोग के बचाव है, ठीक है। अब एक रोग आता है जिसका नाम है दाद। दाद तो मोस्टली आपने देखा ही होगा, आपके घरों में आसपास मोस्टली होता ही रहता है दाद। तो दाद जो होते हैं ना, ये कवकों के द्वारा होते हैं। माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, ये दो कवक हैं, इनके द्वारा दाद रोग होता है। तो नेक्स्ट एक रोग अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट, दाद। ये जो दाद रोग होता है ना, ये कवक के द्वारा होता है। अब आपको कि कौन से कवक के द्वारा होता है? तो देखो, दो कवक के नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, माइक्रोस्पोरम और दूसरा है ट्राइकोफाइटॉन। इन दो कवकों के द्वारा मोस्टली ये दाद रोग होते हैं, ठीक है। दाद कवक के द्वारा होता है। कौन से कवक? माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, इन कवक के द्वारा ये दाद होता है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे? तो संक्रमित व्यक्ति के पास अगर आप रहते हो तो आपके अंदर दाद हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से ये फैलता है। फिर दाद हो गया तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण दिखेंगे? तो जो आपकी त्वचा है और जो नाखून है, त्वचा व नाखून पर सूखी व सल्की विकसितियां बनना, ये इसका पहला लक्षण है, ठीक है। देखा होगा ना आपने, दांत में ऐसे वो हो जाते हैं। फिर जो ये विकसितियां बनती है, इसमें जलन भी होने लगती है। खास खिंतियां, विकसितियों में जलन होने लगती है। तो ये है दाद के बारे में, ठीक है। तो आज जाकर ये रोग कंप्लीट होते हैं हमारे इस टॉपिक में। लेकिन एक रोग और है जो आपके कोर्स में दे रखा है, मलेरिया रोग। वो सबसे बड़ा रोग है, तो उस रोग को भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में मलेरिया रोग के साथ।